हेलो मित्रों, आप लोग का स्वागत है हमारे एकेडमिक क्लास में। आज हम मित्रों क्लास 12th का जो व्यतिकरण है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण से संबंधित घटनाएं क्या होती है और व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मित्रों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले क्या होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अध्यारोपण क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक माध्यम ले रहे हैं और माध्यम में हम तरंगों को संचरित कर रहे हैं, एक से अधिक तरंगों का संचरित कर रहे हैं। तो जब हम एक माध्यम में एक से अधिक तरंगों को संचरित करेंगे तो जो परिणामी विस्थापन होगा उनके अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचरित हो रही है। कोई एक माध्यम ले रहे हैं, उसमें क्या हो रही है, तरंगे संचरित हो रही है। तो जब संचरित होगा तो माध्यम के कण द्वारा जो परिणामी विस्थापन होगा वो क्या होगा, तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक माध्यम है और माध्यम में क्या कर रहे हैं, तरंगों अधिक उत्पन्न है, दो से अधिक तरंगे उत्पन्न हो रहे हैं और दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है लगभग समान है, यानी दोनों तरंगों की आवृत्ति समान हो। और जब दोनों तरंगों को उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है, जो परिणामी तीव्रता होती है उनके अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। और इस तीव्रता में कहीं पे जो तीव्रता होती, इस घटना में कहीं तीव्रता अधिक होती है, कहीं तीव्रता कम होती है। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण का परिभाषा क्या होगा, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में क्या हो रही है, संचरित होती है, तो माध्यम के विभिन्न वस्तुओं पर जो परिणामी तीव्रता होगी उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं से भिन्न होती है, यानी जो परिणामी तीव्रता होगी उनके अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग, तेल के बूंद को देखेंगे, जब पानी के ऊपर डाल देंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, कहीं दूसरा चमकदार सतह दिखाई देगा, कहीं पर दूसरा चमकदार सतह दिखाई देगा। भिन्न भिन्न रंगों का सतह चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है, व्यतिकरण के ही कारण होता है। व्यतिकरण से क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, एक ही माध्यम होता है और एक ही माध्यम में क्या होंगे, दो से अधिक तरंगे उत्पन्न होगी और कहीं पर तीव्रता कम होगी, कहीं पर तीव्रता अधिक होगी, जिसके कारण वो क्या होगी, हमको चमकदार सतह दिखाई देता है। अब देखिए, जो व्यतिकरण होता है उसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी जो व्यतिकरण की घटना होती है वो दो प्रकार से होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो व्यतिकरण होता है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। तो पहला क्या है, समपोषी व्यतिकरण, इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। देखो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जिन बिंदुओं पे तीव्रता क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए। जैसे मान लो कोई व्यतिकरण की घटना हो रही है और व्यतिकरण की घटना पे जहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, अधिकतम होगा, तो उस बिंदु पर प्राप्त जो तीव्रता होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, जिन बिंदुओं पर तीव्रता क्या हो जाए, अधिकतम होती है, उस बिंदु पर प्राप्त जो व्यतिकरण होगा उसको हम क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं या कहलाता है। फिर देखो विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, वह बिंदु जहां पर जो तीव्रता लगभग शून्य हो जाए या बहुत कम हो जाए या न्यूनतम हो जाए, जिस बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाए, बहुत कम हो या लगभग शून्य हो, तो उस बिंदु पर जो प्राप्त व्यतिकरण होगा उसको हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, जिन बिंदुओं पर तीव्रता सबसे कम
या लगभग शून्य हो तो उस बिंदु पर जो प्राप्त व्यतिकरण होगा उसको हम क्या कहेंगे, विनाशी। आगे देखिए मित्रों, आगे क्या होगा, हेडिंग अगला हेडिंग क्या होगा मित्र, A1 तथा A2 आयामों तथा एक समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होने के लिए व्यापक जो व्यंजक होगा उसका सूत्र क्या होगा, और परिणामी जो तीव्रता होगी वो किसके बराबर होगी। तो मान ले रहे हैं कोई एक तरंग स्रोत होगा और तरंग स्रोत से दो प्रगामी तरंगे उत्पन्न हो रही है और जिसका विस्थापन क्या है, y1 और y2 है। तब क्या होगा मित्रों, देखिए माना किसी माध्यम में एक समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे हैं, दो प्रगामी तरंगे हम ले रहे हैं और जिनका आयाम क्या मान ले रहे हैं, A1 तथा A2 है। आयाम क्या है दोस्तों, A1 और A2 है और जो उनके बीच में कालांतर है, कालांतर हम क्या मान ले रहे हैं, फाई है। तो इन तरंगों के किसी समय t पे जो विस्थापन होगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा मित्रों, विस्थापन के लिए जो समीकरण होगा वो क्या होगा, देखिए जो पहले वाला तरंग होगा उसके लिए विस्थापन y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के यक्स के बराबर हो जाएगा। और फिर उसके बाद समय का जब कालांतर होगा तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, A2 साइन ओमेगा टी माइनस के यक्स प्लस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, दो मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे मित्रों, दो मान लेंगे। अब देखिए मित्रों, इससे जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं अध्यारोपण का नियम पढ़े हैं, तो लिखेंगे तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्या लिखेंगे मित्रों, तरंगों के अध्यारोपण अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, देखिए मित्रों, तो जो तरंगों का जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है वो किसके बराबर होता है, जो परिणामी विस्थापन होता है इन दोनों तरंगों के विस्थापन के बराबर होता है। यानी y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 कामा 2 कामा 3 से, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 का मान उठाकर कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y इजकल टू y1 के स्थान पे A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 के स्थान पे A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग देखिए क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे और साइन a प्लस बी के फार्मूले से इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2। अब देखिए पहले एक बार फार्मूला देख लेते हैं मित्रों क्या होता है। तो फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं, साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस किसके बराबर होता है, साइन बी इंटू कॉस ए के बराबर होता है। तो इसी के फार्मूला से हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस फाइव, फिर उसके बाद प्लस ए टू का गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ A2 है तो दोनों पद में गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, A2 कास कास देखिए कास बी होता है तो कास बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक मिनट, A2 साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी माइनस की एक्स इंटू कास फाइव। अब कास ए होगा और ए का वैल्यू कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन
फाइव हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर अब देखिए दोस्तों, अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को, साइन ओमेगा टी माइनस कास एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस कास एक्स। जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है और उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज कल टू क्या कॉमन है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a1 बचेगा और यहाँ a2 cos फाइव बचेगा, a2 cos फाइव प्लस, इसको देखिए एक साथ लिख लीजिए, इसको एक साथ, तो क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर क्या हो जाएगा, a2 साइन फाइव हो जाएगा। इसको कौन सा समीकरण बना लीजिए, इसको समीकरण 4 बना लीजिए, इसको समीकरण कौन सा बना लीजिए, 4 बना लीजिए। अब देखिए, अब हम ना क्या करेंगे, इसको कुछ मानेंगे, इसको भी मान ले रहे हैं और इसको भी मान ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसको फिर उसके बाद फॉर्म एक बनाना रहेगा, इसलिए हम इसको मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माना, माना क्या मान ले रहे हैं कि a1 प्लस a2 का जो फाई है वो किसको मान ले रहे हैं, कैपिटल A कॉस थीटा के बराबर। और ए टू साइन फाई को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, a2 साइन फाई को a कॉस ए साइन थीटा मान ले रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 5, इसको समीकरण 6 बना लेंगे। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ जो a1 प्लस a2 कास फाई है, इसके स्थान पे a कास थीटा हो जाएगा और a2 साइन फाई के स्थान पे a साइन थीटा हो जाएगा। तब क्या होगा, ऊपर वाला आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो ऊपर वाला थोड़ा इरेज कर रहे हैं यहाँ से, तो इरेज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा थोड़ा दोस्तों, गले में खराश है, थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज कल टू, क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों में ए कॉमन है तो ए बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए बाहर लेंगे तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह भी एक फार्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का ही फार्मूला। देखिए साइन ए का वैल्यू कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कास थीटा, फिर उसके बाद कास ए का वैल्यू देखिए, ये भी ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो क्या इसको भी साइन ए प्लस बी के फार्म में लिख सकते हैं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज कल टू ए क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या हो जाएगा, थीटा। यानी इससे हम लोग को भी स्पष्ट हो गया कि जब दो तरंगों को अध्यारोपित करते हैं, जो परिणामी तरंग का विस्थापन होगा वो किसके, y इक्वल टू ए साइन किसके, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा के बराबर होता है। अब देखिए इसको कौन सा समीकरण बना ले रहे हैं, इसको समीकरण 7 बना ले रहे हैं, इसको समीकरण 7 बना ले रहे हैं। अब देखिए जो मित्रों, अब हम जिसको जिसको माने हैं ना, इसको माने हैं, इनका क्या करेंगे, वर्ग करके योग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो देखिएगा मित्रों क्या होगा। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण कौन कौन सा है, समीकरण 5 और 6 है। तो समीकरण 5 और 6 को क्या करने पर, इनके वर्ग करके जोड़ने पर, तो लिखेंगे समीकरण 5
लिखेंगे दोस्तों समीकरण 5 तथा 6 का वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, A2 साइन फाई का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोग को। फिर उसके बाद देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद देखिए इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस फाई हो जाएगी प्लस क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ देखिए इन दोनों में से भी हम देखिए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस फाई हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, चाहे थीटा के स्थान पे फाई हो तब भी उसका वैल्यू 1 के ही बराबर हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा मित्रों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 के स्क्वायर प्लस A2 के स्क्वायर और इसका वैल्यू 1 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस फाई हो जाएगा। इसको कौन सा समीकरण बना लेंगे, इसको समीकरण 7 बना लेंगे। अब देखिए जो परिणामी आयाम होता है वो परिणामी आयाम किसके बराबर होता है, वो परिणामी आयाम ए इक्वल टू स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, तो परिणामी आयाम रूट में A1 के स्क्वायर प्लस A2 के स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कास फाई के बराबर होता है, और यही आप लोग का क्या होता है, परिणामी आयाम का व्यापक व्यंजक होता है, जहां पर ए क्या है दोस्तों, परिणामी आयाम A1 प्रथम तरंग का आयाम, A2 क्या है दूसरे तरंग का आयाम, और जो यह क्या है फाई क्या है, कालांतर है, फाई क्या है कालांतर है। ये तो हम लोग जान गए कि परिणामी आयाम जो होता है वो किसके बराबर होता है। अब देखिए जो परिणामी तीव्रता होती है वो किसके बराबर होगा दोस्तों, तो परिणामी तीव्रता के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। तो जो परिणामी तीव्रता होती है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी हम लिखेंगे क्या दोस्तों, कि जो तीव्रता होती है क्या होती है, जो तीव्रता इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है, आयाम के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी तीव्रता इंटेंसिटी को मान ले रहे आई, तो आई प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब देखिए जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई एक नियतांक आएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर। तो दोस्तों आई ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर किसके बराबर, यही आई अपान में हम लोग देंगे के समीकरण 7 में रख देंगे, तो ए स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई अपान में के हो जाएगा इक्वल टू
A1 क्या हो जाएगा, A1 के स्क्वायर प्लस A2 के स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस फाइव हो जाएगा। अब यहाँ जो के इधर क्या है, भाग में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि आप लोग ऊपर का नोट कर लिए हैं तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग नोट कर लिए हैं तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। और यदि नोट नहीं किए तो आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो क्या हो जाएगा ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन भी होता है। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू के A1 के स्क्वायर प्लस के A2 के स्क्वायर, देखिए के इधर डिवाइड में गुणा करेंगे, प्रत्येक एक पद में गुणा हो जाएगा, प्लस 2 के A1 इंटू A2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस फाइव हो जाएगा। अब मित्रों ध्यान से देखिएगा, आई इक्वल टू के ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी प्रथम प्रथम जो तरंग का तीव्रता होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, A1 के स्क्वायर, के A1 के स्क्वायर, और द्वितीय तरंग की तीव्रता I2 बराबर क्या हो जाएगा, के A2 के स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम कुछ इस फॉर्म में ही बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए के A1 के स्क्वायर प्लस के A2 के स्क्वायर प्लस 2। अब इसको देखिए हम रूट में लिख सकते हैं, रूट में के इंटू के करेंगे तो के स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, A1 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर A मिल जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, A2 के स्क्वायर इंटू कॉस फाइव हो जाएगा। अब जो प्रथम तरंग का जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, I1, ये किसके बराबर होगी, के A1 के स्क्वायर के बराबर। I2 जो होगी वो किसके बराबर, के A2 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसलिए जो परिणामी तीव्रता I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 के स्क्वायर, I1 प्लस I2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 रूट में के A1 के स्क्वायर के स्थान पे I1, और इंटू क्या हो जाएगा I2, और यहाँ क्या हो जाएगा cos फाइव हो जाएगा। अब यही जो मित्र होगा यही आप लोग का परिणामी तीव्रता होगा और वो परिणामी तीव्रता I इक्वल टू किसके बराबर, पहले तरंग की तीव्रता I1 प्लस द्वितीय तरंग की तीव्रता I2 प्लस 2 रूट में I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाइव के बराबर होता है, कॉस फाइव के बराबर होता है। और ये क्या होता है, परिणामी तीव्रता, और परिणामी आयाम किसके बराबर होता है, A1 के स्क्वायर प्लस A2 के स्क्वायर प्लस A1 इंटू A2 कॉस फाइव, और ये किस में होगा मित्रों, रूट में होगा। तो हम अभी तक ज्ञात कर लिए कि परिणामी तीव्रता क्या होगा, परिणामी आयाम क्या होगा। इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में और इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।